वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। मैंने पिछली क्लास में आपको चैप्टर 15 में इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीटली समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो सके। आज हम इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन यानी आहार श्रृंखला। तो सबसे पहले बात आती है कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला है क्या। मैंने जब आपको पिछली क्लास में समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक, उसमें 3 तरीके की कैटेगरीज थी। सबसे पहला था प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, जो अपना खाना खुद बनाते थे। दूसरे नंबर पे था कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते थे बल्कि प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो भी खाना बनाते थे उस फूड को वो खा लेते थे। और तीसरे नंबर पे आते थे डिकम्पोजर्स यानी अपमार्जक। उनका काम था कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट डेड होता था, मर जाता था, तो वो उसको डिकम्पोज यानी अपघटित करके अपना खाना खाते थे और इन्वायरमेंट को क्लीन यानी साफ करने का काम करते थे। अब ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो किस प्रकार जुड़ी हुई है वो हम फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के जरिए समझेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला है क्या। ये एक ऐसी चेन यानी श्रृंखला है जिसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु के ऊपर खाने के लिए निर्भर करता है। यानी इट इज़ अ चेन in which one organism directly or indirectly depend on other organism for food। यानी ये एक ऐसी आहार श्रृंखला है, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु पर खाने के लिए निर्भर करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला, ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल यानी धरातल पे अलग है, एक्वेटिक यानी जल में अलग है, ग्रास यानी घास के मैदान में अलग है। तो आपको हर एक फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक मार्क्स में कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेता है कि टेरेस्ट्रियल यानी धरातल पर रहने वाली फूड चेन का आप एग्जाम्पल बताइए। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल फूड चेन यानी धरातलीय आहार श्रृंखला, यानी ऐसी आहार श्रृंखला जो उन ऑर्गेनिज्म के बीच में है जो जमीन पर यानी टेरेस्ट्रियल यानी धरती पर पाए जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लांट, डियर एंड टाइगर। जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट, उनको हिरण खाता है। जो हिरण है उसको शेर खाता है यानी बाघ खाता है, टाइगर। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरा जो ग्रास यानी घास के मैदान की फूड चेन है, ग्रासलैंड फूड चेन, यानी घास के मैदान की आहार श्रृंखला। इसके अंदर सबसे पहले आता है ग्रास यानी कि घास। उसके बाद आता है ग्रास होपर। हम सब जानते हैं ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर, जो कि जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को खाता है भाई फ्रॉग यानी मेंढक। अब मेंढक को कौन खाता है, तो मेंढक को खाता है स्नेक यानी सांप। अब सांप को कौन खाता है, तो सांप को खाता है पीकॉक, पीकॉक यानी मोर। ये एक ग्रास यानी ग्रासलैंड यानी घास के मैदान की फूड चेन यानी आहार श्रृंखला है।
और थर्ड में आता है आपका एक्वेटिक फूड चेन। यानी जलीय आहार श्रृंखला, ऐसी आहार श्रृंखला जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जीव जंतु, उनकी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद आता है जूप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव जंतु हैं। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता है समुद्र के अंदर, ये इनको खाने का काम करता है। इनको खाता है हेरिंग नाम की एक मछली होती है वो, इनको खाती है टूना नाम की मछली, और इनको खाता है व्हेल। तो ये है एक एक्वेटिक फूड चेन यानी जलीय आहार श्रृंखला। आपको ये तीनों फूड चेन्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली बोल देता है कि ग्रासलैंड यानी घास के मैदान की आहार श्रृंखला बताइए, तो आपको ये श्रृंखला बतानी पड़ेगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल यानी धरातल की आहार श्रृंखला है प्लांट, डियर एंड टाइगर। ग्रासलैंड यानी घास के मैदान की है ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक। ये एरोज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरो डिनोट कर रहे हैं कि ये इसको खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। उसके बाद एक्वेटिक में है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, हेरिंग, टूना एंड व्हेल। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने फूड चेन्स देखी है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर लेवल्स है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ टेरेस्ट्रियल का, तो इसके अंदर फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ये है। तो इन लेवल्स को यानी स्तर को हम कहते क्या है, ठीक है। इनको हमने एक नाम दिया है जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर। तो पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल क्या है? इट इज अ लेवल इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यानी ये आहार श्रृंखला में एक ऐसा स्तर है जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख रहे हो प्लांट, डियर और टाइगर, ये तीनों ट्रॉफिक लेवल है यानी पोषी स्तर है, क्योंकि ये सूरज से ऊर्जा लेता है तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। फिर इसको खाकर डियर यानी हिरण को एनर्जी मिलती है तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। और फिर डियर को खाके टाइगर यानी बाघ को एनर्जी मिलती है तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो लेवल इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी आहार श्रृंखला के अंदर वह स्तर जहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है यानी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो हम आगे अब पढ़ेंगे कि वो एनर्जी कैसे जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा डीप नॉलेज लेंगे। तो हम फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात, फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशिक होता है। एक दिशिक मीन्स कि एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अंदर ही ट्रांसफर होती है। यानी जब प्लांट को डियर खाएगा तो एनर्जी प्लांट से डियर में ट्रांसफर हो जाएगी। जब डियर को टाइगर खाएगा तो एनर्जी डियर से टाइगर में ट्रांसफर हो जाएगी। कभी भी उल्टा नहीं होगा कि डियर से वापस एनर्जी प्लांट या पेड़ पौधों में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट बात है फूड चेन में। सेकंड बात कि जो भी प्लांट्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स कहूँ उत्पादक, वो हमेशा सन से एनर्जी लेते हैं। तो सन से वो कितनी एनर्जी लेते हैं? मान लो ये सन है तो सन से वो हमेशा 1% एनर्जी लेते हैं। कितने परसेंट एनर्जी लेते हैं? 1%। याद रख लेना कि जितने भी प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक है वो सूरज से 1% एनर्जी लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1% बस इतना सही, इतने से क्या उनका काम चल जाता है? तो सूरज से ले रहे हैं,
सूरज बहुत गर्म होता है, उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसकी 1% एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, तो 1% एनर्जी में ही इनका सारा काम हो जाता है। लेकिन आगे का काम जो है वो 1% एनर्जी में नहीं हो सकता। तो जब प्लांट को डियर खाता है तो यहाँ पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितने परसेंट? 10% एनर्जी। फिर जब डियर को टाइगर खाएगा तो भी कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होएगी? 10%। अब आगे टाइगर को कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले तो उसमें भी कितनी एनर्जी ट्रांसफर होएगी? 10%, जो कि बहुत कम पॉसिबल है, टाइगर को कोई खा नहीं सकता है। अब ये मत बोलना कि हम खा सकते हैं। इतना समझ में आया? अब आप देख रहे हो कि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए एक लॉ बना दिया, उस लॉ को कहा गया 10% का लॉ, यानी 10% का नियम। अब व्हाट इज 10% लॉ, यानी 10% का नियम क्या कहता है? 10% का नियम ये कहता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस ऑर्गेनिज्म की 10% एनर्जी ही उसे मिल पाती है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो उसे खुद यूटिलाइज कर लेता है अपने शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, गतिविधियां हैं उनको करने में, जैसे दौड़ना, भागना, रिप्रोडक्शन करना, सेल्स की मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना, चोट वोट लग गई है तो उसे ठीक करना, इन सब में 90% एनर्जी वो वेस्ट कर देता है। बस 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर हो पाती है। इसीलिए इस लॉ को, नियम को हम 10% का लॉ यानी नियम कहते हैं। इसके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1 मार्क्स क्या, प्री बोर्ड में हाल फिलहाल में जो आपके पेपर हुए हैं उसमें 2 मार्क्स के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये पूछा जाता है इस प्रकार से कि एक फूड चेन यानी आहार श्रृंखला आपको दे देंगे वो पहले से ही, और किसी भी एक लेवल का एनर्जी यानी ऊर्जा भी आपको बता दी जाएगी। बोलेगा बताओ बाकी के लेवल्स में कितनी ऊर्जा पाई जाएगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम 10% का नियम का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यही फूड चेन लूँ, ये ना लेते हुए मैं कोई दूसरी ले लेता हूँ, ग्रास वाली ले लेता हूँ। ग्रास के बाद ग्रास होपर, उसके बाद फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर पीकॉक। तो आप देखें, मैं मान लेता हूं ग्रास के पास है 10,000 जूल एनर्जी। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, उससे बड़ी SI यूनिट होती है किलो जूल। तो दोनों में से कुछ भी पेपर में लिखा सकता है, मैं जूल लेके चल रहा हूं। मान लो ग्रास के पास है 10,000 जूल एनर्जी, तो आगे इन सभी के पास कितनी एनर्जी होगी, किसी का भी पूछ सकता है कि फ्रॉग पे कितनी होगी, ग्रास होपर पे, स्नेक पे या पीकॉक पे, किसी पे ही पूछ सकता है। तो मैं सबको आपको बता देता हूं, हर किसी में कितनी % एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। अब 10% निकालने का तरीका क्या होता है? जो पीछे जो 10,000 है, ठीक है, उसका अगर हमें 10% निकालना है तो मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100, यानी 100 से डिवाइड करूंगा। शॉर्ट में कहा जाए तो 10/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर आया हमारा 1000 जूल, जो कि ग्रास होपर में ट्रांसफर होगी। जब ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा तो उसकी 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो कि होगी 1000 का 10%, यानी 10/100। सेम वही 2 0 से 2 0 कट गए, यानी 100 जूल। जब फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो उसकी 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, जो कि होगा 100 × 10/100। 100 से 100 कट गया, यानी 10 जूल। और जब स्नेक को पीकॉक खाएगा तो इसकी 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो कि होगी 10 × 10/100। 2 0 से 2 0 कटे तो आंसर आएगा 1 जूल। कोई डाउट? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे बढ़ते जा रहे, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए कोई भी जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, वो उसका जो लेवल है तो वो 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम कोई रेयर ही होती है, इसमें 5 पाई जाती है, जो कि आपको यहाँ देखने को
मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? 10% के लॉ की वजह से होता है। जैसे ही जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते आते हैं, वैसे ही वैसे एनर्जी कम होती जाती है। इसकी वजह से जो फूड चेन होती है, आहार श्रृंखला होती है, उसके अंदर 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर से ज़्यादा नहीं पाए जाते। आई होप आपको ये 10% का लॉ भी समझ में आ गया होगा, और क्यों 3 से 4 लेवल नहीं होते वो बात भी आपको समझ आ गई होगी। कभी कभार यही सेम क्वेश्चन दे देते हैं, बट वो इसको थोड़ा टफ बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक फूड चेन दे देंगे। मान लो जैसे आपको दे दिया प्लांट, डियर एंड टाइगर। अब इसमें वो क्या करेंगे, इसमें वो टाइगर की एनर्जी दे देंगे आपको, कि टाइगर के पास मान लो 10 जूल एनर्जी है, और वो पूछेंगे बताओ प्लांट और डियर के पास कितनी एनर्जी होगी। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जैसे हम जब भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ जा रहे हैं तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। ऐसे अगर हम कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की तरफ आएंगे तो हम उल्टा करेंगे, 10/100 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 100/10 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स अगर मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है तो मैं निकालूंगा 10 गुणे में 100/10, 10 से 10 कट गया, आंसर आ जाएगा 100 जूल। कोई डाउट? और अगर मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सेम वही टेक्निक, जो भी आंसर है उसे 100/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1000 जूल। तो अब वो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिसएडवांटेज ऑफ फूड चेन, या मैं डिसएडवांटेज ना कहूँगा लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन ऑफ फूड चेन, यानी आहार श्रृंखला की कमियां। तो आहार श्रृंखला की कमियां क्या क्या है? सबसे पहली जो आहार श्रृंखला की कमी है वो होती है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। हमने पढ़ा है कि आहार श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशक है। हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक जाती है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज यानी कमियां हैं, लिमिटेशन है, कि अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषी स्तर से दूसरे ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर पर पहुंच चुके हैं तो हम वापस रिवर्स बैक नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़ पौधों को डियर यानी हिरन ने खा लिया है तो वापस हम हिरन से पेड़ पौधों पर पहुंच नहीं सकते। तो ये इसका दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान है कि जो फूड चेन होती है आहार श्रृंखला, उसमें हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी लो होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में 3 या 4 से ज़्यादा लेवल्स यानी स्तर नहीं पाए जाते। तो ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज यानी कमियां है या लिमिटेशन है। और लास्ट में इसका जो लास्ट डिसएडवांटेज यानी कमी है वो ये है कि अगर मान लो इस ग्रास के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर जाए, कोई भी हानिकारक पदार्थ प्रवेश कर जाए, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लूँ पेस्टिसाइड्स, जो कि हम पीड़कनाशी होता है, जो कि हम कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए डालते हैं, डीडीटी जो इसका एक एग्जांपल है। तो अगर मैं वो डालता हूँ तो ये जो पेस्टिसाइड्स यानी डीडीटी होते हैं, डीडीटी होते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, कभी भी खत्म नहीं होते। तो वो जब में हम डालते हैं तो ग्रास में कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उस ग्रास को जब ग्रास होपर खाता है तो वो सब जो हार्मफुल केमिकल है वो ग्रास होपर में आ जाता है। ग्रास होपर का जो फ्रॉग खाता है तो वो उसमें आ जाता है। फ्रॉग को जब स्नेक खाता है तो वो उसमें चला जाता है। स्नेक को जब पीकॉक खाता है तो वो उसमें चला जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर फूड चेन में, आहार श्रृंखला के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ एंटर कर जाए तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक यानी एक स्तर से दूसरे स्तर तक ट्रांसफर यानी स्थानांतरित होता जाता है, जो कि एक फूड चेन यानी आहार श्रृंखला की कमी है।
तो हमने फूड चेन यानी आहार श्रृंखला की 4 कमियां पढ़ी है। पहला, आहार श्रृंखला में फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्थानांतरण यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशिक होता है, हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरफ। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि जब भी हम एक लेवल यानी एक स्तर से दूसरे लेवल यानी दूसरे पोषी स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम वापस नहीं आ सकते। तीसरा डिसएडवांटेज यानी कमी है कि जैसे जैसे हम फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, जिसकी वजह से एक फूड चेन में 3 या 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते। लास्ट इसका डिसएडवांटेज यानी कमी है कि अगर किसी भी कारणवश एक्सीडेंटली कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हानिकारक पदार्थ फूड चेन में एंटर कर जाए तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होना शुरू कर देता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड वेब। फूड वेब जिसे हिंदी में कहते हैं आहार जाल। अब जैसे मैंने चेन्स बनाई थी यहाँ पे अलग अलग, जैसे एक खरगोश है तो खरगोश को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म तो नहीं खाता, खरगोश को लोमड़ी भी खा सकता है, खरगोश को बाघ भी खा सकता है, खरगोश को चीता भी खा सकता है। चूहा है, उसको एक ही ऑर्गेनिज्म तो नहीं खाता, चूहे को चील भी खा सकती है, चूहे को पीकॉक भी खा सकता है, चूहे को स्नेक भी खा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म 2, 3 या 4 ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो एवरी फूड चेन इज इंटरकनेक्टेड विथ each other and they form a large web which is called food web। यानी हर छोटी छोटी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये आपस में जुड़कर एक बड़ा सा जाल बनाती हैं जिसे हम आहार जाल कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आज हमने जितना पढ़ा है उसका मैं एक बारी रिकैप कर देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट हो तो वो इजीली उसे गेट कर सके। सबसे पहले आज हमने पढ़ा फूड चेन यानी आहार श्रृंखला क्या है। तो इट इज़ अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु पे खाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। अब ये जो फूड चेन है ये प्लेसेस यानी स्थान के हिसाब से अलग अलग होती है। तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल है। सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल यानी धरातल पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी फूड चेन क्या है। तो वो है प्लांट यानी पेड़ पौधे, फिर डियर यानी हिरण और फिर टाइगर। उसके बाद आता है ग्रास यानी घास के मैदान की एक फूड चेन का एग्जाम्पल। तो वो है ग्रास यानी घास, ग्रास होपर जिसे हम टिड्डा कहते हैं, फ्रॉग जिसे हम मेंढक कहते हैं, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक यानी सांप, सांप को किसने खाया, पीकॉक यानी मोर ने। लास्ट में आती है एक्वेटिक फूड चेन यानी जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी फूड चेन। तो वो होती है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाते हैं हेरिंग फिश, हेरिंग फिश को खाते हैं टूना फिश, टूना फिश को खाता है व्हेल, जो कि मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है, ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे जाती है। ओ सॉरी, एक कॉन्सेप्ट मिस हो गया है। हमने उससे पहले पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर क्या होते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 लेवल्स आपको दिख रहे हैं, प्लांट, डियर एंड टाइगर। तो इन सभी लेवल्स पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो अ लेवल at which transfer of energy takes place is called trophic level। यानी वो स्तर जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है या पाया जाता है उस स्तर को हम पोषी स्तर कहते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ा कि आहार श्रृंखला में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो उसके 3 नियम हमने पढ़े। सबसे पहला नियम था कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा
ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशिक होगा, हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरफ। दूसरा लॉ हमने ये पढ़ा कि जो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक है वो सन यानी सूरज से 1% एनर्जी लेते हैं। तीसरा लॉ हमने पढ़ा कि इसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसे सिर्फ 10% एनर्जी ही मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट को डियर खा रहा है तो उसकी 10% एनर्जी ही उसके पास आ पाएगी, बाकी 90% एनर्जी का वो अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूटिलाइज यानी इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे, जैसे कि अगर ग्रास के अंदर 10,000 एनर्जी है तो आगे नेक्स्ट लेवल्स पे कितनी एनर्जी पाई जाएगी। तो हमने देखा है ग्रास पे 10,000 है तो उसका 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने उसका 10% निकाला तो वो हुआ 1,000। फिर ग्रास होफर को फ्रॉग ने खाया तो उसका 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगा, जो कि 1,000 का 10% होता है 100 जूल। उसके बाद फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो उसका 10% आगे जाएगा, जो कि 100 का 10% होता है 10 जूल। फिर स्नेक को पीकॉक ने खाया तो उसका 10% एनर्जी आगे जाएगा, तो 10 का 10% होता है 1 जूल। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते आते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है और ओनली 10% एनर्जी आगे जा पाती है, बाकी 90% एनर्जी यूटिलाइज कर ली जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ फूड चेन यानी आहार श्रृंखला की कमियां। तो आहार श्रृंखला की सबसे पहली कमी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यानी आहार श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशिक होता है। यह हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरफ ही होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कमियां कि अगर हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा चुके हैं तो वापस हम बैक नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट को डियर ने खा लिया है तो वापस हम डियर से प्लांट को नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। इसकी वजह से एक फूड चेन में 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर पाए जाते हैं। कोई रेयर ही होती है जिसके अंदर 5 पाए जाते हैं, अदरवाइज 3 या 4 मैक्सिमम होते हैं। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज था कि कभी भी एक्सीडेंटली किसी कारणवश अगर फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर यानी स्थानांतरित होता रहता है, जिसकी वजह से सभी ऑर्गेनिज्म में वो हार्मफुल थिंग्स की एंट्री हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सालों पहले बर्ड फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी जो कि बर्ड्स में पाई जाती थी, मुर्गियों के अंदर। धीरे धीरे वो बीमारी हमारे अंदर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने बर्ड्स को खाना शुरू कर दिया था। अब एक तरीके से वो हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि बर्ड्स के अंदर पाया जाता था, फॉर एग्जाम्पल मुर्गी में पाया जाता था। मुर्गी को किसने खा लिया? हमने खा लिया, तो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे अंदर भी आ जाता है। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल था इसका। लास्ट टॉपिक था हमारा फूड वेब यानी आहार जाल। ये जितनी भी फूड चेन्स होती है, आहार श्रृंखलाएं, ये सब की सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और ये एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा वेब यानी जाल बनाती है, जिसे हम फूड वेब यानी आहार जाल कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेरी आवाज़ के रिगार्डिंग, मेरी वॉइस के रिगार्डिंग, क्लियरिटी के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम की अपनी आईडी डाल रखी है। आप उसके ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं फ्रीली। तो आप उसमें जुड़े ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।